हो जाएगा बीच में रुकना। अच्छा जी, नहीं है आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन? चलें जी हम शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देते हैं और फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बानो मैं पूरा दे दूँगा, मतलब मैं कोशिश करूँगा जो भी मैंने एडिशन की थी, वो भी मैं दे दूँ और उसमें तकरीबन जैसे कि आपने भी पहले कहा था कि सर कोटेशन ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ नहीं तो आउटलाइन्स के अंदर अगर मैंने कोटेशन भी डाल के आपको दे दी, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कोटेशन असल चीज़ है, बाकी तो मैं आपको एक-एक चीज़ डिटेल के अंदर जी समझा चुका हूँ कि क्या है, क्या नहीं है, तो असल तो कोटेशन ही है। वो मैं आपको जो है वो बता दूँगा। चलें जी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर आते हैं। व्हाई इज देयर अ अच्छा ऑनलाइन पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ये आपने आज चीजें समझ ही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी डाल दूं, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए, तो ये आपने चीजें जो है वो आज समझनी है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, व्हाई इज देयर आर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इन पाकिस्तान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिजॉल्व द सिविल मिलिट्री स्ट्राइफ इन पाकिस्तान। पहला सवाल कि इंडिया भी जो है वो पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 के अंदर, बट वहां पे अगर हम देखते हैं तो मिच्योर डेमोक्रेसी, अपार्ट फ्रॉम फ्यू मंथ्स और ईयर्स जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके अलावा किसी भी टेन्योर में ना वहां पर एक भी मार्शल लॉ लगा, ना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आया, ना इमरजेंसी लगी, न कोई और हुआ, बल्कि डेमोक्रेसी म्योर से मिच्योर होती चली गई इंडिया में। जब भी इलेक्शन होता है, न्यू गवर्नमेंट आती है, एक पार्टी जो हारती है वो एक्नॉलेज करती है अपनी डिफीट, दूसरों की जो है वो विन को एक्सेप्ट करती है, और जो है वो डेमोक्रेसी आगे चलती रहती है। उसके ऑन द अदर एंड वी सी इन पाकिस्तान दैट देयर इज डेमोक्रेसी इज स्टिल इन इज इंसिपिएंट स्टेट। अभी भी वो जो है वो अपने एक इनिशियल स्टेज के अंदर है, एक इमेच्योर स्टेज है डेमोक्रेसी का। ठीक है ना, एक एमेच्योर स्टेट है डेमोक्रेसी का। फिर उसकी वजह से सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। हम देखते हैं कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस यानी नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशन लाइक मिलिट्री, उसका फुट प्रिंट जो है वो सिविलियन डोमेन के अंदर ज्यादा है। आज भी ये चीज समझी जाती है कि वेयर द सिविलियन फेल्स, मिलिट्री जो है गेट द सक्सेस। वो तमाम डोमेन जहाँ पे सिविलियन फेस हो जाते फेल होते हैं, वहां पर जो है मिलिट्री को सक्सेस हासिल हो जाएगी। आज भी ये समझा जाता है कि मिलिट्री इज द सेकंड एंड द लास्ट एंड द बेटर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। ये मैं जनरल पॉपुलेस की बात बता रहा हूँ, जनरल मासेस की बात बता रहा हूँ, एक आम लेमेन की बात बता रहा हूँ। ये समझता है कि मिलिट्री इज द बेटर इफेक्टिव एफिशिएंट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। उनका रिजीम को वो बेहतर मानता है। ऑन द अदर हैंड वो सिविलियन को बोलता है ये करप्ट है, ये जो है वो इनएफिशिएंट है, इनसे गवर्नेंस नहीं होती, ये नेपोटिज्म क्रोनिज्म को प्रमोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड मिलिट्री अच्छी है, दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द मदरलैंड ऑफ पाकिस्तान। यस दे आर द डिफेंडर ऑफ द मदरलैंड ऑफ पाकिस्तान, बट दैट डजंट मीन कि दे आर बेटर इन द सिविलियन डोमेन। ठीक है, बट अगेंस्ट सिविल मिलिट्री बैलेंस है। हम ये देखते हैं कि मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है सिविलियन डोमेन में, वो बहुत ज्यादा है। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे इवन अब तो इकोनॉमी हो या गवर्नेंस हो, उसके अंदर और सिविलियन इंस्टीट्यूशन हो, उसके अंदर जो है वो मिलिट्री का लेना देना बहुत है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसा क्यों है? सिविल मिलिट्री बैलेंस क्यों है? अच्छा, अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट ना हो और अगर आप आम स्टूडेंट हो और एक इंसान हो, तो दो व्यूज पाए जाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट में, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। पहला जो है वो ये बोल रहा होता है कि भाई सिविलियन सारे करप्ट हैं, सारे जो है वो बुरे हैं और उन्होंने जो है ये तमाम काम किए हैं, और इससे अच्छा जो है मिलिट्री आ जाए। वो खुलेआम मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ये है जो बोलते हैं कि भाई मिलिट्री वाले सारे जो है वो करप्ट हैं, असल में जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं, तो इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, और सिविलियन डोमिनेंस होना चाहिए। वो बात सच है, लेकिन इनकी वजह से जो है वो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, वो ये बोलते हैं। ठीक है, इनकी वजह से सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है। तो अब सवाल पैदा होता है पहला कि है क्यों सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, है क्यों?
ये हम इसका आंसर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरह सिविल मिलिट्री बैलेंस को काउंटर किया जा सकता है, एड्रेस किया जाता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को एक नाम है प्रेटोरियन स्टेट भी बोला जाता है, PRAETORIAN, प्रेटोरियन स्टेट। This is the state in which the few elites of the military has the power and the dominance on all walks of life, on all social institutions. अब देखते हैं कि ये है क्यों, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जी वजह है द इमीडिएट राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. पाकिस्तान born with the insecurity syndrome. पाकिस्तान जो है वो इनसिक्योरिटी सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ, यानी उसने देखा कि उसके जो रीजन है उसमें दो बिग कंट्रीज और एक ग्रेट पावर है। बिग कंट्रीज इंडिया, चाइना, और ग्रेट पावर सोवियत में। ठीक है। और दूसरा जो उसका बिल्कुल इमीडिएट नेबर है वो उसका आर्क राइवल है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो एनिमी है, जिसने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने पाकिस्तान बनने के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट दिए, चाहे वो नेहरू के स्टेटमेंट हो, पटेल के स्टेटमेंट हो, कि पाकिस्तान 2 साल भी सर्वाइव नहीं कर सकता और ये हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि हमसे वापस ले लो। तो पाकिस्तान को शुरू से एक इनसिक्योरिटी सिंड्रोम था, शुरू से डिफेंस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आप देखते हैं तो मैंने शुरू में उस दिन ही बताया था करंट अफेयर्स की क्लास में कि 4 एग्रीमेंट्स आपको मिलेंगे यूएस वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। बायलैटरल डिफेंस एसोसिएशन एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट, सीटो और सेंटो। ये 1940s और 1950s के डिफेंस एग्रीमेंट है जो आपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ की। ये एक जिसमें सेंटो को बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। तो इन एग्रीमेंट्स की वजह से, इनसिक्योरिटी सिंड्रोम की वजह से, देयर वाज द इमीडिएट राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री का जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथन हुआ, बोल्स्टर हुआ, रीइंफोर्स हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, डेमोक्रेटिक कल्चर था, वो डीजेनरेट हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट हो रहा है। कल अगर आपको याद हो हमने यहां पर पढ़ा था कि अर्ली पीरियड में 1947 से लेके 1951 तक जो है, आफ्टर द डेथ ऑफ द जिन्ना एंड असैसिनेशन ऑफ आपका क्या नाम था उनका, लियाकत अली खान, उसके बाद हम देखें तो कोई 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर आए थे, सिर्फ 48 से लेके 51 तक 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर, पूरी लिस्ट मैंने कल आपको बताई थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर, यानी आपका पॉलिटिकल कल्चर, आपका डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो डीजेनरेट हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो डिटेरिएट हुआ। चाहे वो ख्वाजा निजामुद्दीन से लेकर मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन सोहरवर्दी, आई चंडीगढ़, फेरोज खान नून। ठीक है, तो ये कोई आपके 6 प्राइम मिनिस्टर आए 8 सालों में, यानी 2 साल से कम एक प्राइम मिनिस्टर रह रहा है। तो आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिविलियन इंस्टीट्यूशन जो है वो विद ग्रेजुअल ऑफ टाइम डिटेरिएट करता चला गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपको एक और बता दूं कि चले वो आगे जाके बताऊंगा, इतना डिटेरिएट करता चला गया कि जो है वो मिलिट्री रिजीम्स में मिलिट्री के लोगों को, अयूब खान को खुद बुलाकर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया। ठीक है, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अयूब खान को खुद बुलाया और डिफेंस मिनिस्टर लगाया, जो कि आपका एक सिविलियन इंस्टीट्यूशन है, सिविलियन एक पोजीशन है। सही है, ये आपकी एक सिविलियन पोजीशन है, जिसकी वजह से आपको सिविलियन बंदा लगाना चाहिए था, लेकिन आपने खुद मिलिट्री को मौका दिया कि वो आए और इंटरवीन करे, क्योंकि आपको पता था कि मिलिट्री हमसे ज्यादा एफिशिएंट है, डिसिप्लिन है, इफेक्टिव है, वो हमसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इमीडिएट राइज ऑफ मिलिट्री हुआ था। ठीक है, इमीडिएट राइज ऑफ द मिलिट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ग्रेजुअल डिटेरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
या आपके आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत बनाएंगी। देखिए यहाँ पे किसी का गलती नहीं है, किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा। ऑन द वन साइड मिलिट्री गलत नहीं है, उसको सिक्योरिटी सिंड्रोम था, इनसिक्योरिटी सिंड्रोम था। आपके डिफेंस में आपको खतरा था, आपका इमीडिएट नेबर आपको डोमिनेट करना चाहता है, आपको जो है वो डीजेनरेट करना चाहता है, आपको जो है डिसइंटीग्रेट करना चाहता है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट मौजूद है जो एक्सपेंशनिस्ट है, अफगानिस्तान तक आ गए थे 70s के अंदर। ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी मजबूत करनी थी, आपको अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ रीइंफोर्स करना था, तो इमीडिएट राइज हुआ। दूसरी तरफ आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डू नॉट हैव डिडंट हैव द सॉलिड लीडरशिप आफ्टर जिना एंड लियाकत अली खान, बल्कि लियाकत अली खान भी नहीं, आफ्टर जिना नो लीडरशिप, सिंपल इज दैट। ठीक है, आपके पास लीडरशिप ही नहीं है, मुस्लिम लीग के पास लीडरशिप ही नहीं है जो आपको पूरी पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट में इनको लीडरशिप प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सिकंदर मिर्जा ने खुद जो है वो अयूब खान को बुला के डिफेंस मिनिस्टर लगाया। सिकंदर मिर्जा ने खुद जो है वो 1958 में मार्शल लॉ लगाया और जो है वो अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। 2 महीने कुछ दिनों बाद, 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की भी छुट्टी करा दी और बोला कि भाई चले आप भी अब यहां से निकले। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस, दिस इज इम्बैलेंस, यहां से इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां से इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया। मिलिट्री का इमीडिएट राइज हुआ, पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का डिटेरिएशन हुई। तीसरा पॉइंट है जी, तीसरा पॉइंट है यानी डिक्टेटर्स। अच्छा, ये आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। वीक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, गुलाम मोहम्मद का जो है वो बुलाकर अयूब खान को लगाना डिफेंस मिनिस्टर। इसी तरह सैमुअल हंटिंगटन कोटेशन है इसी पॉइंट के ऊपर, वो लिखते हैं द सोर्सेज ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स हैव नॉट ओनली कीन इंटरेस्ट ऑफ मिलिट्री इटसेल्फ but it is also a result of weak political institutions and weak political culture of developing countries। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन जो है वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो आपका जो है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की वजह से नहीं है, बल्कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो है पॉलिटिकली वीक कल्चर और पॉलिटिकली वीक इंस्टीट्यूशन की वजह से भी है। सही है जी। अच्छा, ये कुछ कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे, उनको जरा मैं ये बता दूं। कि मैंने आपको पूरा कोटेशन पढ़ के बताया। अच्छा जी, सिकंदर मिर्जा की मैंने आपको बात भी बताई। चले जी, तीसरा है डिक्टेटर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। फिर जब मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गई, रीइंफोर्स हो गई, उसका जो है लेवरेज ज्यादा हो गया ओवर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तो उसने फिर इंजीनियरिंग करना शुरू की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना शुरू की टू further weaken the political institutions, political parties, political leadership, to tarnish the image of political leadership, civilian domain in front of the masses, and to legalize and to legitimate their rule, their regime, their governments। ठीक है, अब वो डिक्टेटर्स की पॉलिटिकल रिजीम में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या बातें आ जाती हैं जी। चाहे वो अयूब खान का जो है वो एक्शन अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स हो, ठीक है, पीओडीए जो है था इनका पूरा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो उन्होंने पूरा निकाला था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए, सिविल सर्वेंट्स को निकाला गया, पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, ट्रिब्यूनल्स फाइल किए गए। अंडर द ट्रिब्यूनल सेवरल पॉलिटिशियंस लाइक सोहरवर्दी, कयूम खान, अयूब खुड़ो वाज डिस्क्वालिफाइड। पॉलिटिशियंस वर deliberately humiliated। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये तमाम अयूब खान के दौर में जी पास हुए। ठीक है, इसी तरह अगर आप फिर आ जाए जियाउल हक के दौर में, तो आपको नजर आएगा 8th अमेंडमेंट। ठीक है, आपको नजर आएगी 8th अमेंडमेंट 1985 के अंदर, अगेन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई उसके अंदर।
किस तरह की गई 8th अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। उसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये की गई कि आपको प्रेसिडेंट को हक ये दे दिया गया कि वो नेशनल असेंबलीज यानी इलेक्टेड नेशनल असेंबलीज को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है 8th अमेंडमेंट के तहत। 58(2)B को इनकॉर्पोरेट किया गया बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देन अगेन जियाउल हक के अंदर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन 1985 में, 1985 के अंदर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराया गया, यानी कोई पार्टी नहीं है, इंडिविजुअल खड़े हुए। आपने डेलिबरेटली पॉलिटिकल पार्टीज को वीक कर दिया, और इंडिविजुअल्स का मतलब है कि आप उनको करप्ट भी कर सकते हैं, उनको खरीद भी सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को खरीदना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो डिक्टेटर्स की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अयूब खान का एब्दो, प्रोडा का एक्ट, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, आपका जियाउल हक की 8th अमेंडमेंट 1985 की, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जो है। देन अगर आप मुशर्रफ पे आ जाए तो 17th अमेंडमेंट मुशर्रफ की, अगेन 58(2)B को इनकॉर्पोरेट किया गया कि टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट द नेशनल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, इलेक्टेड असेंबली ऑफ पाकिस्तान। एक नॉन इलेक्टेड बंदा इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो पहला इमीडिएट राइज हुआ इंडिपेंडेंस के बाद से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और कल्चर ग्रेजुअली डिटेरिएट हुआ बिकॉज द मुस्लिम लीग फेल्ड टू प्रोवाइड द लीडरशिप। ठीक है, तीसरा डिक्टेटर्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। चौथा जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिलिट्री कॉलोनाइजेशन ऑफ सिविलियन। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट क्या करें, यूज करना पड़ता है। मिलिट्री कॉलोनाइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर मिलिट्री ने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। ठीक है, कॉन्कर करना शुरू कर दिया सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को मिलिट्री ने। किस तरह, आप देखें जियाउल हक में, द टेन्योर ऑफ जियाउल हक के दौर में सिविल सर्विसेज के अंदर नाम क्या है, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। आप खुद देखिए सीएसएस क्या है, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। बट जियाउल हक स्टार्टेड द मिलिट्री रिक्रूटमेंट, मिलिट्री इंडक्शन इन सिविल सर्विसेज एंड सेट द कोटा टू 10%, कि मिलिट्री का भी 10% कोटा बना दिया सिविल सर्विसेज के लिए, और वो भी सिविल सर्विसेज के टॉप 3 ग्रुप्स यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड पुलिस। आप कॉलोनाइज कर रहे हैं सिविलियन इंस्टीट्यूशन में जो आपकी डोमेन नहीं है, आपने वो करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज को भी आपने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। देन अदर इंस्टीट्यूशंस आप ले लें, करंट एग्जांपल आप ले लें, वापडा की ले लें, स्पार्को की ले लें, पीआईए की ले लें, सीपेक अथॉरिटी ले लें, आप एनडीए में ले लें, सबके चीफ के नाम उठा के देखें कौन है। तमाम सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है या सही है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि उनको जो है वो आपने रूम प्रोवाइड किया, उनको आपने स्पेस दी। देखिए ये एक चीज बोली जाती है कि व्हेन यू लेफ्ट द स्पेस वॉइड समवन हैज टू फिल इट। चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, कंट्री की एग्जाम्पल हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप स्पेस वॉइड छोड़ेंगे, कोई ना कोई उसको आके फिल करेगा। तो उसमें उसकी भी गलती होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपकी गलती है। आपने क्यों सिविलियन डोमेन को वीक किया, आपने क्यों उनको रूम प्रोवाइड किया, आपने क्यों उनको स्पेस प्रोवाइड की कि वो उसको फिल करें, क्योंकि आप वीक है। ठीक है, तो मिलिट्री कॉलोनाइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशन समझ में आनी चाहिए। देन ओवर रिलायंस ऑन मिलिट्री फॉर सिविलियन वर्क। आप मिलिट्री पे ओवर रिलाय कर रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनके इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म नहीं कर रहे, आप अपने इंस्टीट्यूशंस में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं ला रहे, आप अपने इंस्टीट्यूशंस में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, बल्कि आप ओवर रिलायंस कर रहे हैं मिलिट्री के ऊपर। किस तरह जी ओवर रिलायंस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, फाटा में मिलिट्री करेगी। कराची में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मिलिट्री करेगी, हालांकि पुलिस का काम है। पोलियो की कैंपेन चलानी है, जी मिलिट्री करेगी। जी सेंसस की कैंपेन चलानी है, जी मिलिट्री करेगी। जी क्रिकेट मैच कराना है, जी मिलिट्री करेगी। मतलब एक हद होती है ना, मतलब आप कितना रिलाय करेंगे, आप ओवर रिलायंस कर रहे हैं मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में। फिर आप बोलते हैं कि वो डोमिनेंट ना हो, फिर आप बोलते हैं कि सिविल इंस्टीट्यूशन की लोग इज्जत करें। सेंसस से लेके सेंसस, इलेक्शंस, मिलिट्री कोर्ट्स,
FWO, पोलियो कैंपेन्स, सिक्योरिटी ऑफ अर्बन एरिया, सिक्योरिटी ऑफ PSL, ये सब चीज आपके हर काम तो मिलिट्री कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप ओवर रिलायंस कर रहे हैं मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। दैट्स व्हाई देयर इज अ ओपिनियन अमंग द मासेस कि मिलिट्री सक्सीड इन एरियाज वेयर सिविलियन फेल्स। मिलिट्री सक्सीड्स इन एरियाज वेयर सिविलियन फेल्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्यों है सिविल मिलिट्री इंबैलेंस? में तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि गलती यहां पे दोनों की है। उन्होंने जहां पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तो आपने भी उनको रूम प्रोवाइड किया। आप क्यों मिलिट्री कोड्स बनाते हैं? आप अपने सिविल मिलिट्री कोड्स को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्यों नहीं इंप्रूव करते? आप उसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आते? नेशनल एक्शन प्लान में तो उन्होंने लिख दिया था कि भाई सिविल मिलिट्री कोड्स को जो है, क्या बोलते हैं उसको, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे, सिर्फ 2 साल के लिए मिलिट्री कोड बनाएंगे। आपने 4 साल उसको कंटिन्यू कर दिया 2123 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपनी पुलिस में रिफॉर्म क्यों नहीं लेकर आते? क्यों आपकी अर्बन एरियाज में रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है? रेंजर्स का तो काम नहीं है, रेंजर्स का काम तो बॉर्डर संभालना है। आप इलेक्शन खुद नहीं करा पाते, आप सेंसस खुद नहीं करा पाते, आप पोलियो कैंपेन्स खुद नहीं कर पाते, आप इवन एक सिंपल क्रिकेट मैच नहीं करा पाते। ये है आपकी स्ट्रेंथ, ये है आपकी इफेक्टिवनेस, ये है आपका रूल। फिर आप बोलते हैं देखो मिलिट्री जो है वो इंटरवेंशन कर रही है, वो तो करेगी, आप उसको रूम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। चले जी आगे बढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन, अच्छा ये एक जेन्युइन कॉज है कि इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी आफ्टर 2001 2002 के बाद से ऐसी थी जिसमें मिलिट्री का रोल बढ़ा। इंटरनल सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी वीक थी। आए दिन जो है वो हमारे पास सुसाइड अटैक्स, ड्रोन अटैक्स कि जैसे वाकयात होते थे, उसने भी इस चीज को पुश किया कि मिलिट्री का ज्यादा रोल हो। ठीक है, उसने भी इस बात पे पुश किया कि मिलिट्री का ज्यादा रोल हो। वाई मिलिट्री इंटरवीन इन सिविलियन डोमेन? अब ये सवाल आ जाता है। पहले तो हमने ये बताया कि सिविल मिलिट्री रिलेशन में इम्बैलेंस है। तमाम मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं जी। इसको इसको प्लीज इसको ओपन कर दें। ठीक है, इसके तमाम क्वेश्चन लेता हूं। क्यों जी मिलिट्री में इंटरवीन करती है मिलिट्री? सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस होता है, लेजिटिमेसी का क्राइसिस आ जाता है, वीक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए, मिलिट्री इंटरवीन करे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, मिलिट्री इंटरवीन करेगी, सिविल मिलिट्री स्ट्राइव हो तब भी मिलिट्री इंटरवीन करेगी। ये तमाम चीजें आपको मिलिट्री इंटरवीन करेगी। तो हर चीज इनडायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए। आपके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। एक हद के बाद से मिलिट्री इजाजत नहीं देगी आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतना खराब करने की। एग्जाम्पल आपके सामने 1977 में इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर इतने हालात खराब हुए कि ज़ियाउल हक को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। सिविल मिलिट्री स्ट्राइफ हो, आपके सामने मुशर्रफ और नवाज शरीफ एक हद तक देखा, फिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, इंटरवीन कर दिया गया। सही है, समझ में आ रही है आपको बात? कंटेम्परेरी इवेंट्स में देख लें कहां पे आपको सिविल मिलिट्री इंबैलेंस नजर आता है। डॉन लीक्स के अंदर, इंटरव्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू सिरिल अलमेडा, पीएमएल लीडरशिप, नवाज शरीफ के आप जो है वो स्पीचेस सुन लें। खलाई मखलूक, कौन है ये लोग, कहां से आए, अगेन आपको ऐसे स्टेटमेंट्स नजर आएंगे। सिविल मिलिट्री स्ट्राइक की कंप्लीट एग्जांपल है। तमाम स्टेटमेंट देख लें, कौन लेकर आया पीटीआई को, कौन है इनके पीछे, हमें सब पता है। सिविल मिलिट्री स्ट्राइक की बेहतरीन एग्जांपल्स है। कॉपरेशन भी हो रही है साथ साथ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में। देखें तो कॉपरेशन है कोविड-19 के ऊपर, आपकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक ही पेज के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जीएचक्यू में जाके मिलिट्री को चेयर किया। ठीक है, तो ये है। आप सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशंस क्या है, सिविल मिलिट्री को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस क्या है। लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा जो है वो टाइम लेकर वो आपके क्वेश्चंस के जवाबात
जी, लेक्चर में तो आपको अच्छा लग रहा है ना कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाऊँ। ये चीज़ें कहीं पर मौजूद नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक बुक में मौजूद नहीं है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी एक बुक में मौजूद नहीं होगी, जो मैंने आपको आज पूरा लेक्चर बताया। जी, मुन्नी मोहम्मद साहिल आप सही बोल रहे हैं। जस्टिस मुनीर ने सपोर्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ केल्सन थ्योरी। केल्सन की एक थ्योरी थी कि रेवोल्यूशन इज द लॉ मेकिंग फैक्ट, उसके बेसिस पे जस्टिस मुनीर ने सपोर्ट किया था। लेकिन वो अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। और सिर्फ जस्टिस मुनीर ने किया, लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत, वैसे लॉ ऑफ नेसेसिटी नहीं कहलाता, वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहलाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत अयूब खान का भी, याया खान तो नहीं लगाया, जियाउल हक का भी और मुशर्रफ का भी, और मुशर्रफ का जो है वो पीसीओ के तहत जो उन्होंने हल्फ उठाया था जजेस ने, वो भी, ये सब जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है वो उसको अप्रूव किया गया। हाँ, आज भी ये करम नहीं पता तुम्हें? अभी तुम एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, हमारे सीएसएस के बाद से मिलिट्री के जो आते हैं बंदे, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वो रिटर्न पेपर भी नहीं देते। अच्छा बानो, अच्छा सवाल किया, तो मिलिट्री कॉलोनाइजेशन ही हटा देना। ठीक है, मिलिट्री को कॉलोनाइज की जगह कोई एक यूफेमिज्म इस्तेमाल कर लेना, मतलब यूफेमिज्म का मतलब होता है कि एक कम हार्श वर्ड, एक अच्छा महज़िब वर्ड यूज कर लेना। अच्छा, और क्या है सर, मिलिट्री इदारों का वैक्यूम इंटरनेशनली तो क्रिएट नहीं किया जाता, सिविल मिलिट्री इदारों का नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। सिविल, अच्छा इंटरनेशनली तो आपके लोग परेशान हो जाते हैं। इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी में बड़ा मसला होता है दूसरे मुल्कों को कि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें या इनकी मिलिट्री लीडरशिप से बात करें। असल में पावर में है कौन, समझ में ही नहीं आता कि भाई मिलिट्री लीडरशिप से बात करें, वो कुछ और बोलती है, इनकी सिविलियन लीडरशिप कुछ और बोल रही होती है। तो असल में है कौन यहाँ पर पावर में? बट द स्ट्रक्चर इज नाउ डिजाइन इन अ वे दैट द मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। नो जी शर्जील, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, वो मैं अभी बताऊंगा किस तरह स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। और स्ट्रक्चर को सिविलियन इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर सकते हैं। ओनली विल इज रिक्वायर्ड एंड द परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, जस्टिस खोसा के हैंड जेस्चर, जस्टिस खोसा ने आखिर में जाते जाते जो है वो एक थोड़ा सा झटका दे दिया था, बट फिर वो भी जो है वो आखिर में सही हो गया। गुलाम मुर्तजा, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया बाइज विच टार्निश द मेजर सिविल इंस्टीट्यूशन ऑन। गुलाम मुर्तजा, मेन मीडिया बाइज नहीं होता। मेन मीडिया हमेशा उसको सपोर्ट करेगा जिसकी डोमिनेंस है। मेन मीडिया हमेशा उसको सपोर्ट करेगा जिसका लेवरेज है कंट्री के अंदर। मेन मीडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा जो वीक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मेन मीडिया हमेशा उसको सपोर्ट, आप सिविलियन इंस्टीट्यूशन बना ले, देखिए मेन मीडिया कैसे सपोर्ट करता है। आज भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो सिविलियन सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर को ले लें आप, आप जो है वो क्या नाम है उनका, जो है वो सीएसएस ऑफिसर्स भी थे, कस्टम के, पे छोड़कर आ गए थे। नाम तो वैसे भी मुझे याद नहीं रहते लोगों के, तो बहुत सारे ऐसे जो है वो आपके एंकर्स हैं। लेकिन अगर आप उन एंकर्स को देखेंगे कि जो वहां पर हैं, तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं होगा। काकड़ फार्मूला की जरूरत नहीं है जी यहाँ पर। सर, तो जब जिनकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है तो पॉसिबल है कि उनके सिविलियन इंस्टीट्यूशन वीक हो, नहीं शायद जरूरी नहीं है। यूएस की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, उनका सिविलियन इंस्टीट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, पेंटागन बहुत स्ट्रांग है, लैंगले भी बहुत स्ट्रांग है, सीआईए जहां पर है। बट आखिरी डिसीजन ओवल हाउस में ही होगा। आखिरी डिसीजन प्रेसिडेंट ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वहां पर स्ट्रांग है, लेकिन आखिरी डिसीजन प्रेसिडेंट ही करेगा। चले जी, बहुत सवाल होगा मुझे लगता है, आगे बढ़ते हैं। शाहजेब खानजादा वगैरह, हाँ कह सकते हैं, शाहजेब खानजादा कह सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो सिर्फ एंकर्स हैं। अगर आप एनालिस्ट की बात करें तो एनालिस्ट दूसरे होते हैं। कुछ लोग बहुत हार्श भी हैं, फॉर एग्जाम्पल नजम सेठी है, वो बहुत हार्श है। कैसे, ये बता रहा हूँ शाहीन, मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशंस बता रहा हूँ। चले जी, सोल्यूशंस कैसे है?
कैसे सिविल मिलिट्री के अंदर बैलेंस क्रिएट करें। पहला पॉइंट है जी इसके अंदर, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो, पे शेयर कर दिया जाएगा, वैसे तो कर भी चुका हूं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स। देखो मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, मैंने नॉर्म्स भी लिखा है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इंस्टीट्यूशन बट इट इज ऑल अबाउट नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन। ठीक है, पहले तो आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना है। किस तरह? आपने अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रांग करना है जी। कोई बंदा गलत काम करता है तो पार्लियामेंट उसकी जो है वो स्क्रूटनी करे, पार्लियामेंट उसकी डिबेट करे और पार्लियामेंट ही उसको डिस्क्वालीफाई करे। नवाज शरीफ के ऊपर अगर करप्शन के इल्जाम थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो पार्लियामेंट में केस चलना चाहिए था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा पार्लियामेंट में चलना चाहिए था केस। ठीक है, उस टाइम पे जो जज थे बेंच के अंदर, उन्होंने ये क्लेम भी किया था, उन्होंने ये बोला भी था ड्यूरिंग द केस, जो है जज का नाम मुझे याद नहीं है, कि ये चीज पार्लियामेंट में चलनी चाहिए थी। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, ये काम पार्लियामेंट का था। आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन आपके पार्लियामेंट में चलते ही नहीं है काम। आपको दूसरी अपोजिशन पार्टी को जो है वो धरना करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, सिविल ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ी, अपीलें करनी पड़ी, फिर जो है जी वो जो है वो चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया। अगर आपको धरना याद हो तो धरने में आपको याद हो इमरान खान को आर्मी चीफ ने इनवाइट किया था कि आए हम आपकी सुलह कराते हैं। ये तो आपका हाल है, ये तो आपके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का हाल है कि आपका पॉलिटिकल लीडर उठ के जो है मिलिट्री लीडरशिप के पास जा रहा है कि भाई सुलह होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, डिबेट भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई बंदा भी पार्लियामेंट से होना चाहिए। नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को इंटरवीन करने की इजाजत ना दे, नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को इंटरवीन करने की इजाजत ना दे। पब्लिक अकाउंट कमेटी मौजूद है, आप उसके थ्रू करें चेक्स एंड बैलेंसेस, हर तरह की अकाउंट कमेटीज मौजूद है। सेनेट के अंदर डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज है, आप उनको स्ट्रॉन्ग करें। स्टैंडिंग कमेटी तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। पूरी दुनिया में स्टैंडिंग कमिटीज का इतना बड़ा रोल होता है। यूएस में आपको पता है सेनेटर कितना बड़ा स्ट्रांग होता है, खासतौर पर उनकी डिफेंस का जो स्टैंडिंग कमेटी का जो सेनेटर होता है, वो चाहे तो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड रोक सकता है। यहां पर स्टैंडिंग कमिटीज है और ना है, डोरमेंट पड़ी हुई है, कोई काम ही नहीं है। रिपोर्ट जा रही है, वो पता नहीं किस तरह स्क्रूटनी हो रही है, ना मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, ना इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी को बुलाया जा रहा है, हर चीज पास भी हो जाती है। हमारा बजट भी एक अजीब चीज है, बजट सेनेट में डिस्कस ही नहीं होता, डिस्कस भी होता तो सेनेट उसके ऊपर नो कर ही नहीं सकती। आपकी सेनेट कमिटीज बजट को नो कर ही नहीं सकती। ये तो आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, आपने उसका हाल भी बिगाड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में ही नहीं आते। जब अपोजिशन में थे तो बोलते थे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब वो पार्लियामेंट में ही नहीं आते। ठीक है, आप पिछले प्राइम मिनिस्टर ले लें, उनकी भी यही हालत थी, अटेंडेंस जीरो थी, मतलब बिल्कुल लो अटेंडेंस थी। देन आपने नॉर्म सही करने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के, नॉर्म्स को आपने सही करना है। आपने नॉर्म्स का मतलब यह है कि आपने चीप हरकतें नहीं करनी, आपने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, कि जब लोगों ने हाथ खड़ा किया कि भाई चेयरमैन ऑफ सेनेट को हमें निकालना है, तो 15 वोट ज्यादा थे, जब रियल वोटिंग हुई तो 15 वोट्स कम हो गए। ये है आपकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कि विद इन मिनट्स आपके 15 बंदे कहां गए किसी को पता ही नहीं। फ्लोर क्रॉसिंग आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आप गिरा देते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आप बना देते हैं। आप अपने सिविलियन नॉर्म्स को भी देखिए ना, कहा किस हद तक पहुंच गए। आप पार्लियामेंट में देखिए किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी को ड्रग डीलर बोल रहा होता है, कोई किसी को बोल रहा होता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली, कोई किसी को क्या बोल रहा होता है, कोई किसी को क्या बोल रहा होता है। ये चीजें जब मासेस देखते हैं, ये चीजें जब आवाम देखती है, तो बोलते हैं दे आर आर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये है स्टैंडर्ड हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। अगर ये स्टैंडर्ड है तो भाई फिर सही है, फिर मिलिट्री वाला बंदा आके बैठ जाए,
क्योंकि वो कम से कम डिसिप्लिन तो है, वो कम से कम उसका स्टेचर तो है, उसकी पर्सनैलिटी तो है, कैरेक्टर तो है, उसको हमने ये चीजें करते हुए कहीं देखा तो नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो पार्लियामेंट के कभी आप स्पीचेस खोलें, क्या बातें चल रही होती हैं? कोई ढंग की बात नहीं चल रही होती। फ्लोर क्रॉसिंग आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को आप गिरा रहे हैं, बैकडोर चैनलिंग के ऊपर आप कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में पैसा आप चला रहे हैं, खुलेआम पैसा चल रहा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को, प्रोविंशियल असेंबलीज को मजबूत करना है और नॉर्म्स को मजबूत करना है। ये वाले नॉर्म्स, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी। अगर इल्जाम भी करना है आप लड़े, ये नहीं है कि आप ना करें, आप लड़े पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन तमीज के दायरे के अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। कोई किसी को ड्रग माफिया बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि तुम गेट 10 की पैदावार हो, वो बोल रहा है तुम गेट 10 की पैदावार हो। ये आप देखें ना मीडिया के चैनल पे क्या होता है कि जीएचयू के गेट 10 पे वो है, वो बोलता है तुम गेट 8 पे बने थे, वो बोल रहा है तुम गेट 10 पे बने थे। ये अगर नॉर्म्स रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। फिर तो आवाम हमेशा सिविलियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को करेगी। तो आप स्ट्रेंथन करें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और नॉर्म्स को। बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। सेकंड, आपने क्या करना है, डेवलप मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्रिएट करना है, इसमें भी मैं बात कर चुका हूं कि पार्लियामेंट के थ्रू आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रूल्स होने चाहिए स्टैंडिंग कमिटीज के थ्रू, बनिस्बत जिसके कि हर छोटी छोटी बात पे जो है वो अदालत में सो मोटो नोटिस होना पड़े, या उसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस बुलाए आपको। आपको पता है यूएस में प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट भी अदालत में नहीं होती, सेनेट में होती है, जो हाउस ऑफ उसमें होती है, क्या बोलते हैं उसका, कांग्रेस में। उनकी जो है वो प्रेसिडेंट चाहे जो भी कर दे, कत्ल कर दे, वो जज में चीफ जस्टिस खुद आके चेयरमैन ऑफ सेनेट बन के बैठता है। चीफ जस्टिस खुद आता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट जज के पास नहीं जाता। इंपीचमेंट की बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट की, यूएस के अदालत में नहीं होती, सेनेट में, मतलब कांग्रेस में होती है, ज्वाइंट हाउस होता है। चीफ जस्टिस खुद आके एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट बन के बैठता है, चेयरमैन ऑफ द हाउस। ये है वो कंट्रीज, ये है वो स्ट्रक्चर जहां पे सिविलियन डोमिनेंस है। ये नहीं है कि चलो भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वो बोलेगा तुम भी आ जाओ, जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, जब चाहे प्रेसिडेंट को बुला लिया। वो इसलिए भी बुला लिया क्योंकि आपका मैकेनिज्म ही वीक है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कोई चीज ही नहीं है, पता है पार्लियामेंट में तो होनी ही नहीं है। दैन जी, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगी। इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, आपको अपनी सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना है। आप सर्विस डिलीवरी में क्या क्या है, पुलिस, आपका सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट, आपके हॉस्पिटल्स का सिस्टम, और डिफरेंट सर्विसेज है, पासपोर्ट ऑफिस, एनआईसी, जहां पे आम बंदे का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। उस सर्विस डिलीवरी को आपने इंप्रूव करना है टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, इंक्रीज द ट्रस्ट लेवल ऑफ मास ऑन सिविलियन लीडरशिप। आपने सिविल डिलीवरी सिस्टम को, सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना है। जब आप इसको मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिलिट्री की जो डोमेन है, वो या तो जो फुट प्रिंट है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। मिलिट्री की जगह आप लिखते हैं नॉन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। दैन जी, मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल मिलिट्री को साइडलाइन कर दें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज सिक्योरिटी स्टेट, यू कैन नॉट साइडलाइन द मिलिट्री। आप क्या करें, उनको हर फैसले में शामिल करें,
आपके पास उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल रेगुलर मीटिंग्स आप बुलाएं। किसकी रेगुलर मीटिंग्स बुलाएं? जो कि राइट प्लेटफॉर्म है, रेगुलर मीटिंग्स ऑफ, क्या नाम है उसका, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। आप उसकी मीटिंग बुलाएं, आप उसमें मिलिट्री को बुलाएं, हर चीज पे आप उनकी राय लें, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इकोनॉमी पर भी उनका व्यू बनता है, तो इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। कोविड पर भी बनता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वाटर स्केर्सिटी भी बनता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको उनका इनपुट जरूर लेना है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है। दे आर बेसिकली वन ऑफ द बिग स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। देन जी आखिरी पॉइंट है, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। ये हो गया। इसको एक और पॉइंट लिख दो, वर्क ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपने काम करना है। रिमोट एरियाज है लाइक बलूचिस्तान, फाटा, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि डेप्रीविएशन के लोगों को, वहां के लोगों को चेक करें, उसको काउंटर करें, ताकि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पे कॉन्फिडेंस बढ़े, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट श्रिंक हो, और फिर जो बैलेंस डिसबैलेंस हो चुका है, इसको आप इक्विलिब्रियम में चेंज करें। ये था एक बहुत आपको एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, कि क्यों सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है पाकिस्तान के अंदर, कि आखिर उसकी वजह क्या है, कि आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों है जी इम्बैलेंस। अब कोई बच्चा ये ना हो, उसके जहन में कोई मिसकंफ्यूजन ना हो कि क्यों है सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, और उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमिटीज जी, सेनेट के अंदर कुछ कमिटीज होती हैं, जो मेन कमिटीज है। स्टैंडिंग कमिटी होती है, जिसके अंदर फाइनेंस की होती है, अकाउंटेबिलिटी की कमेटी होती है, जिसके ऊपर चीजें डिस्कस होती हैं, वो किसी से भी बुला के क्वेश्चन कर सकती है। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या मतलब है? फ्लोर क्रॉसिंग से मतलब है, खुशहाल, कि आपके जो सेनेटर्स हैं वो हो पीएमएलएन के, हो पीटीआई के, और नहीं हो पीएमएलएन के और हो पीपल्स पार्टी के, और वो जाके पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव को, या पीटीआई की ने जिसको सीट दी हुई है इलेक्शन लड़ने की, उसको वोट करके आ जाए चेयरमैन सेनेट के लिए। दिस इज कॉल्ड फ्लोर क्रॉसिंग। चलें जी, कुछ आखिरी चीजों को पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स। और जो है वो कुछ चीजें जो है वो मैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स में कुछ एक दो टॉपिक्स रहते हैं। मिडिल ईस्ट रहता है हमारा, और पैसिफिक ओशन रहता है, तो वहां पे हम करंट अफेयर्स की अब 2 क्लासेस के अंदर उसको खत्म कर देंगे, तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे के अंदर, तकरीबन मैं आज देख रहा था 32 क्लासेस हो चुकी हैं, और मजीद को 2-3 क्लासेस रहती है, 35 तकरीबन लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने जो है वो आप लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग। और उसके अलावा भी, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, कि ये जो है वो हमारा लिंक नहीं टूटेगा आफ्टर दिस सेशन भी, और इसके बाद जो भी चीजें आपको हियर एंड देयर मिलती चली जाएंगी। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो वो बताते चले जाएंगे। अच्छा, ये शाहीन तुमने अच्छा सवाल किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक में ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसका चाइना के अंदर तो है जी। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर वो एक पूरी ट्रेनिंग लेकर एक पूरी लीडरशिप को ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो पूरे ग्राउंड लेवल से लीडरशिप को जो है वो इंजीनियर करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको बनाते हैं, और फिर उनकी लीडरशिप जो ऊपर आती है, तो वहां पर तो ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन में नहीं जी, यहाँ पे खुलेआम डेमोक्रेसी है, कोई भी ऊपर आ सकता है। वो जो बीए की शर्त है, वो भी आप पता नहीं इंटर पास पे ले आए आप, ग्रेजुएशन की आपने जो है वो कंडीशन भी खत्म कर दी है।
हॉर्स ट्रेडिंग, जी बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग एक ही चीज है गुलाम मुर्तजा। अब तो फ्लोर क्रॉसिंग कम होती है 13-14 अमेंडमेंट के बाद, पहले तो बहुत होती थी। यस, वी हैव बैंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खोलना इतना आसान नहीं है गुलाम गुफरान। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खोलना इतना आसान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड ऑन इथनिक लाइन। वो इथनिक लाइंस पे पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, तो अगर स्टूडेंट के अंदर भी हम पॉलिटिक्स खोल देते हैं तो मजीद जो है पोलराइज हो जाते हैं हमारी यूथ। इसमें पूरा मैंने एक डिबेट तैयार की हुई थी, ठीक है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, आई प्रिपेयर्ड बड़ी डेप्थ में इसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स को करा हुआ था। अगर हम फिजिकल क्लास में होते हैं ना, तो आप आके मुझसे डिस्कस करते, तो एक बड़ी सी डिस्कशन करते हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो प्रो में भी काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वे पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी पोलराइजेशन हो जाएगी। कभी कोई कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो ना, तो जरा उससे पूछना कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर आपका कोई दोस्त कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हो तो। कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अगर वो बेचारा शरीफ होगा ना, तो उसने जो है वो, काइंडली अपने माइक म्यूट रखे जी। देखो बानो को भी पता है, बानो बोले सर वहां तो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। अच्छा जी, चले जी, पहले कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर